आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जो हमेशा अपने प्यार और कमेंट के माध्यम से मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाकर लेकर आए हैं, और उनके ही प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं हमेशा आप सबके लिए कुछ और बेहतर कहानियाँ ला सकूं। उनमें से कुछ खास दोस्तों के नाम हैं चिन्मय त्रिपाठी जी जो कि हैं उड़ीसा से, उसके अलावा अमित जी जो कि हैं दिल्ली से, रूबी जी जो हैं यूरोप से, नवीन शर्मा जी जो कि हैं पंजाब पटियाला से, प्रकाश पंजाबी जी जो कि हैं हांगकांग से, उसके अलावा गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, और भी जितने दोस्त हैं आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आप में से किसी और का नाम अगर मैं मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ आप सब कमेंट के माध्यम से अपना नाम, अपना जगह, उसके अलावा आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं ये ज़रूर मुझे बताएं। और अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है नमन की। नमन जो कि एक ऐसा लड़का था जो कि एक भरे पूरे परिवार में हमेशा से पला बड़ा था। वो मुंबई का रहने वाला था। मुंबई में उसने जो ज़िंदगी देखी थी वो ज़िंदगी कैसी है ये मुझे मेरे ख्याल से आप सबको बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, मुश्किल से 5 या 8 साल पुरानी बात है ये। वो उस समय जिस उम्र का था वो 10th देने वाला था और उसने अपने 10th के एग्ज़ाम ख़त्म कर लिए थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके माता पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन माता पिता दोनों वर्किंग थे, जिसकी वजह से वो प्यार तो दे पाते थे लेकिन समय नहीं। नमन ने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों पर भी कभी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि नमन अपनी पढ़ाई, अपने करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड था। उसमें ये बात थी कि उसे आगे चलकर क्या करना है, क्या बनना है। माता पिता से जब भी बातें होती तो इन्हीं चीज़ों को लेकर ज़्यादातर बातें हुआ करती थी। वो दोनों बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे। उन दोनों की ज़िंदगी अपने बच्चे के अलावा हमेशा अपने काम के इर्द गिर्द ही घुमा करती थी। अब जबकि नमन अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म कर चुका था, नमन ने आज पहली बार अपने माता पिता से कोई चीज़ मांगी। उसने कहा, पिताजी मेरा अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा कोर्स, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप सबको भी पता है 10th के बोर्ड देने के बाद बच्चों के पास काफ़ी लंबा समय होता है, जिस वजह से उनको ये टाइम कैसे बिताना है वो ये डिसाइड कर पाते हैं। लगभग 3 से 4 महीने का वक्त तो होता ही है। लेकिन उसके पिता मिस्टर शुक्ला, उनके अंदर आज एक बात अपने आप आ गई। उन्होंने कहा, बेटा अगर मैं तुमसे पढ़ाई के अलावा कुछ और करने को कहूँ तो क्या तुम करना चाहोगे? नमन ने तुरंत कहा, हाँ पापा आप बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। आप वैसे भी जानते हैं मैं आपकी कोई बात कभी नहीं टालता। और नमन सच में अपने पापा के ही बताए हुए रास्ते पर हमेशा चला आया था। तब उसके पापा ने कहा, बेटा मैं ये बहुत समय से सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हें वो जगह चलकर दिखाऊं जहाँ मेरा जन्म हुआ है और जहाँ मैं काफ़ी वक्त तक रहा, पला बड़ा हूँ, मतलब मेरा गांव। ये बात सुनते ही नमन के चेहरे पर
एक अजीब से भाव उभर कर आए और नमन ने कहा, पापा, गांव? मुझे तो लगा था कि हमारा गांव, हमारा सब कुछ मुंबई ही है। तब उसके पिता को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को वहाँ पर बुलाया और कहा, सरिता, देखो, हमारे बेटे को हम हर चीज़ सिखा पाए, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए कि उसके माता पिता कहाँ से आए हैं। और तो और उसे ये भी नहीं पता कि उसके पिता का लालन पालन गांव में ही हुआ है, जन्म भी। और तो और उसके दादा दादी, उनके भी बारे में मैंने आज तक उससे जो कभी जिक्र नहीं किया। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई। पैसा कमाना अलग चीज़ है, लेकिन अपने बच्चों को अपने जड़ से जोड़ कर रखना ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें मैं आज अपने आप को फेल महसूस कर रहा हूँ। सरिता को भी ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से सच में वो अपने गांव, मतलब शुक्ला जी अपने गांव कभी नहीं गए थे। अब जब ये बात सामने आ चुकी थी कि नमन को आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, नमन भी अब इस बारे में जानना चाहता था। नमन ने सवाल जवाब करना शुरू किया। पापा, अगर सच में आपका कोई गांव है तो प्लीज़ मुझे बताइए ना, गांव कैसा होता है? मैंने तो सिर्फ आज तक टीवी में, मूवीज़ में या फिर किताबों में ही देखा है कि गांव कैसा होता है। क्या आपका गांव भी वैसा ही है? अब पिता को ये बात अपने बेटे को बतानी नहीं थी, वो दिखाना चाहते थे। वो सारी चीज़ें अपने बेटे को महसूस करवाना चाहते थे। तब उन्होंने ये कहा, बेटा, अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करो और हम लोग कल ही तुम्हारे दादा के यहाँ जाएंगे। ये बात सुनकर नमन को बहुत खुशी हुई। नमन ने ये कहा, हाँ पापा, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाकर अपने लिए बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठा करूँगा। मैं वहाँ जाकर फ़ोटोज़ खींचूँगा, अपनी डायरीज़ में अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखूँगा। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मेरे लाइफ में आज तक कभी नहीं लिया है। और अगले दिन ही शुक्ला परिवार पूरा का पूरा, मतलब माँ, बेटे और पति, तीनों एक साथ घर के लिए निकल गए। शुक्ला जी का घर मुंबई से काफ़ी दूर था और वहाँ वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ ना तो बसेस जाती थी, ना ही ट्रेन्स। अब उन्होंने जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचने के लिए फ़्लाइट पकड़ी। फ़्लाइट से वो उस जगह के दूर दराज के इलाके में उतर चुके थे। वहाँ से उन्हें अपने गांव के बाहर तक की बस मिला करती थी और वहाँ पर वो बस से उतरकर गांव के कुछ हिस्से के अंदर तक जाने के लिए छोटी छोटी ऑटो, आप कह सकते हैं, ऐसी गाड़ियाँ चला करती थी। अब इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए नहीं करते भी अब रात हो चुकी थी, सूरज ढलने ही वाला था। अब ऐसे माहौल में शुक्ला जी के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव से उभर चुके थे, लेकिन ये बात ना तो उनकी पत्नी को समझ में आ रही थी और ना ही उनके बेटे को। वो काफ़ी जल्दी जल्दी और तेज़ तेज़ चल रहे थे। अब वो बस से उतरकर उस ऑटो वाली गाड़ी के पास पहुंच चुके थे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने उस ऑटो वाले को एक्स्ट्रा पैसे देकर वहां से तुरंत चलने को कहा और कहा, भाई जल्दी से जल्दी मुझे उस जंगल के बाहर उतार दो। लेकिन उस ऑटो वाले ने साफ साफ मना कर दिया। उसने एक बार शुक्ला जी के चेहरे की तरफ देखा और देखकर कहा, भैया, लगता है आप यहाँ बड़ा दिन के बाद आए हो। इस पर शुक्ला जी ने हाँ में अपना सर हिलाया। उसने आगे बात कही, इसीलिए आपको लगता है याद नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक के लिए सवारियाँ कितनी कम मिलती हैं। उस पे भी आप हमें कह रहे हो कि हम बाकी के लोगों को छोड़कर आपको ही अकेले लेकर चलें। ऐसा तो हम करेंगे नहीं। और फिर ऑटो वाले ने हमेशा की तरह
इंतज़ार किया अपना ऑटो फुल होने का। जब गाड़ी फुल हुई तब वो वहाँ से ऑटो लेकर निकला और उन्हें एक अजीब से सुनसान से जगह पर, मतलब जंगल के बाहर के एरिया में उतार दिया। अब सूरज ढल चुका था लेकिन अंधेरा पूरी तरह नहीं हुआ था। शुक्ला जी ने फटाफट जो भी सामान था वो उठाया, कुछ सामान अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ाया और एकदम तेज तेज कदमों से, लग रहा था जैसे बस अब दौड़ ही पड़ेंगे, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। बेटा बार बार बोल रहा था, पापा हम यहाँ जंगल में कहाँ जा रहे हैं? लेकिन पत्नी कोई सवाल नहीं पूछ रही थी और शुक्ला जी बस अपने बेटे को कह रहे थे, बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, हमें यहाँ से काफ़ी अंदर तक जाना है। इस पर नमन ने सवाल किया, पापा ये तो जंगल है, हम जंगल में कहाँ जा रहे हैं? लेकिन शुक्ला जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, बेटा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, जल्दी जल्दी चलो, मैं सारे सवाल के जवाब दूंगा लेकिन घर पहुँचने के बाद। इस पर नमन ने तुरंत एक और सवाल दाग दिया। उसने कहा, पापा लेकिन हम ऐसे जंगल के रास्ते में, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? अब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो अपने कदमों को तेजी तेजी से बढ़ाते हुए और आगे जंगल में अंदर बढ़ते ही चले जा रहे थे। और जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो अपनी आवाज़ को कभी तेज करते और कभी मध्यम। वो जैसे ही किसी पेड़ के पास पहुंचने वाले होते वहां पर झूठ मूठ का खांसने लगते और फिर आगे बढ़ते। ये सारी चीज़ें ना तो उनकी पत्नी को समझ में आ रही थी और ना ही उनके बेटे को। काफ़ी देर तक जंगल में अंदर चलने के बाद उन्हें कुछ मशालों की रोशनी दिखाई देने लगी और फिर वो वहाँ से तेजी से बढ़ते हुए एक बांस के बने हुए बाड़े के अंदर प्रवेश करते हैं। वो जैसे ही उसके अंदर प्रवेश कर चुके थे तब उन्होंने राहत की सांस ली और उसके बाद अपने बेटे से कहा, बेटा हम अब हमारे गांव की सीमा के अंदर आ चुके हैं। और फिर नमन ने एक बार उस बांस के बाड़े को चारों तरफ देखा और देखकर कहा, पापा ये बांस का बना हुआ अजीब सा, ये आपके गांव की सीमा है? पिता ने हाँ में सर हिलाया और फिर वो थोड़ा और अंदर आ गए। तब उन्हें गांव के बने छोटे कच्चे पक्के से मकान दिखने लगे। उन मकानों को देखकर अब नमन ने सवाल किया, पापा इसमें से आपका घर कौन सा है? ये यहाँ पर तो एक भी घर अच्छे से बने तक नहीं है। इस पर नमन के पिता ने तुरंत उसे जवाब दिया, बेटा तुम्हारे दादाजी का भी घर कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें से सबसे अलग घर उनका है। और वो गांव के ठीक बीचों बीच में जैसे ही पहुँचे वहाँ पर भी एक मकान था, लेकिन वो बाकी के सारे मकानों से बहुत अलग और बहुत बड़ा था। वो 2 मंजिला मकान था, लेकिन वो जितना बड़ा मकान था उस घर को देखकर नमन को भी समझते देर नहीं लगी कि ये ही उसके पिता का घर है। अब इस घर को, इस जगह को देखने के बाद नमन ने अपने पिता से एक और सवाल किया, पिताजी अगर आप इतने छोटे गांव में रहने वाले हैं और यहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कैसे हुई होगी? तब उसके पिता ने कहा, बेटा हमारे घर छोटे ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, हमारे यहाँ कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। हम लोग खानदानी अमीर लोग हैं और मेरे पिताजी पढ़ाई लिखाई की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा से मुझे बाहर ही पढ़ाया। वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बहुत अच्छा करूं। और फिर जब मैंने मेरी पढ़ाई पूरी कर ली तब उन्होंने मुझे इस गांव में ना रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, बेटा तुमने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से अगर तुम काम ना कर पाओ
तो फिर तुम्हारी इतनी सारी पढ़ाई का क्या मतलब। इस वजह से उन्होंने मुझे मुंबई जाने दिया। तुम्हारी माँ भी मुझे वहीं मिली और तुम्हारे दादा ने इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी काफ़ी बड़े और ब्रॉड माइंडेड सोच वाले इंसान थे। उन्होंने ये कहा कि हमें वैसे भी अपने घर में कोई पढ़ी लिखी समझदार लड़की चाहिए थी। इस वजह से हमारी शादी उन्होंने वहीं मुंबई से ही कराई और फिर मैं और तुम्हारी माँ अपनी ज़िंदगी में उस मुंबई के भाग दौड़ वाली लाइफ में ऐसे बिजी हुए कि दोबारा पलट कर कभी मैं गांव के पास आ ही नहीं पाया। अब उनकी बातें खत्म हो चुकी थी। उनकी आवाज़ जैसे ही गांव वालों के कानों में पड़ने लगी, उन्होंने तुरंत आवाज़ देते हुए कहा, कौन कौन है वहाँ पर। तब तुरंत शुक्ला जी ने जवाब दिया, अपना नाम कुछ अजीब सा, मतलब उनका निकनेम उन्होंने ढोलू बताया। और ढोलू बताकर उन्होंने कहा, मैं ढोलू, मुखिया जी का बेटा। ये बात सुनते ही सारे लोग खुशी से जैसे उछल पड़े। वो भाग कर तुरंत उनके पास आ गए, लेकिन उनके मुंह से ये फनी सा नाम ढोलू सुनकर नमन को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उसके पिता का नाम तो बहुत अच्छा था। ये वो कैसा नाम बोल रहे हैं। तब उसके पिता ने इशारे से उसे शांत करते हुए अंदर आने को कहा। वो लोग भाग कर गाँव के लोग उनके पास पहुँचे। तुरंत उनके हाथ से उनका सारा सामान लेते हुए उन्हें बड़े प्यार और इज्जत के साथ घर के अंदर लेकर आए। और उनके घर के अंदर काफ़ी बड़ा एरिया था, जहाँ बैठक का एरिया भी अलग से बना हुआ था। वहाँ पर उन्हें तुरंत बिठाकर उनके पैरों को वो धोने लगे। ये सारी चीज़ें देखकर नमन और उसकी माँ को काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसी आवभगत तो बिल्कुल भी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब जब सारे लोग इस तरीके से कर रहे थे, तभी धीरे धीरे चलते हुए नमन के दादा दादी उसके सामने आकर खड़े हुए। तभी तुरंत गांव वालों ने उनको देखकर सवाल किया, ये कौन है और ये कौन है। मतलब नमन और उसकी माँ। उन्होंने शुक्ला जी ने तुरंत बताया, ये मेरी पत्नी और ये मेरा बेटा। और उनको देखकर गांव वाले जैसे भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, अरे हमारे छोटे मालिक, हमारे छोटे बाबा, अरे आप हमारे घर आए। उनकी खुशी ऐसी थी जो शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। वो सबके आव भगत में लगे हुए थे और दादा दादी को देखकर तुरंत शुक्ला जी खड़े हुए। उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए और अपने बेटे को इशारा किया। उसने भी तुरंत आकर अपने दादा दादी के पैर छुए और बहू ने अपने सास ससुर के। और वो दोनों काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे की चमक, उनके डील डॉल को देखकर साफ साफ कोई भी बता सकता था कि ये काफ़ी खानदानी पैसे वाले रुबाबदार लोग हैं। और नमन अपने दादा दादी को बस देख ही रहा था। दादी ने बड़े प्यार से अपने पोते को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। वो अपने पोते को लगातार प्यार किए जा रहे थे। एक तरफ से, मतलब एक हाथ में उन्होंने अपने बेटे को और बहू को समेट रखा था। उसके अलावा एक हाथ में उन्हें उनका पोता पकड़ा हुआ था और वो लगातार सबको बारी बारी बहुत सारा प्यार कर रही थी। और उसके दादाजी, मतलब नमन के दादाजी, मुस्कुराते हुए खड़े होकर उन लोगों को देख रहे थे। और फिर सब लोग बैठकर बातें करने लगे। अब उनके बातें करते करते में धीरे धीरे ये आवाज़ें गांव वालों तक भी पहुंची। जैसे ही उन सबको आवाज़ें आने लगी, वो लोग धीरे धीरे बारी बारी करके अपने घर से निकल निकल कर वहाँ के मुखिया जी के घर में आकर देखने लगे। सबने देखा, इतने सालों बाद उनके छोटे मालिक
और सबसे छोटे मालिक जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा वो भी साथ आए हुए हैं। बारी बारी करके वहाँ पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। वहाँ का पूरा माहौल जो थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल शांत और वीरान था वो पूरी तरह से बदल चुका था। सब ने धीरे धीरे वहाँ पर लाइट्स जो भी थोड़ी बहुत थी उसकी व्यवस्था बढ़ा दी। मशाल, दिए हर जगह अब इस तरह से जगमगा रहे थे जैसे छोटा दिवाली का त्यौहार आ चुका हो। और उन्हें ये उम्मीद थी, खास करके नमन और उसकी माँ को, कि इस वक्त अब गांव में खाना मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके देखते ही देखते वहाँ पर खाने और व्यंजनों की ढेर लग चुकी थी और वहाँ ऐसे ऐसे पकवान सामने रखे गए थे जो कि शायद इससे पहले उन्होंने कभी देखे और चखे भी नहीं थे। अब नमन, उसकी माँ और शुक्ला जी तीनों बैठकर वहाँ पर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए अब नमन को ऐसा लग रहा था कि पापा, दुनिया में ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें तो ना मैंने कभी खाई हैं और ना ही कभी इनका नाम सुना है। ऐसी चीज़ें हम इससे पहले क्यों नहीं खाते थे? मैं ये चीज़ें खा करके लग रहा है जैसे दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। इनका स्वाद कितना अमेजिंग है पापा। अब उसके पापा कभी मुस्कुराते और कभी खाना खाते, क्योंकि उनके लिए ऐसी कोई चीज़ नई नहीं थी। अब नमन, उसकी माँ और शुक्ला जी तीनों खाना खा चुके थे। उसके थोड़ी देर बाद तक वहाँ पर वो लोग बैठ कर बातें करते रहे। उसके बाद सब ने ये बोलकर उन्हें आराम करने को भेज दिया कि अब आप लोग सफ़र से थक चुके होंगे, अब आप लोग आराम करें, सुबह हम लोग गांव देखने के लिए जाएंगे। और फिर ऐसा ही किया उन लोगों ने। वो सब अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए और उन्हें अलग अलग कमरे मिले क्योंकि वो घर काफ़ी बड़ा था। लेकिन नमन ने ये कहा, पापा मैं आपके ही कमरे में सो जाऊं? और इतना कहकर वो तीनों आज की रात एक साथ एक ही कमरे में सोए थे। अगले दिन सुबह उठते ही जैसे ही वो सब हाथ मुंह धोकर नहाकर फ्रेश हुए, वैसे ही रात की तरह जैसे रात में खाने की इतनी सारी अलग अलग वैरायटी थी, वैसे ही आज नाश्ते की बहुत सारी अलग अलग नई और टेस्टी वैरायटी उनके सामने रख दी गई। नमन तो खाने को खाकर, वहाँ के लोगों के व्यवहार को देखकर इतना ज़्यादा खुश था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। नमन जो कि ये सोच रहा था कि मैं पहली बार वहाँ पर जा रहा हूँ, पता नहीं लोग कैसे होंगे, मेरे से ठीक से बात करेंगे या नहीं, और उनका व्यवहार कैसा होगा। वो अब इन लोगों में इतनी जल्दी इतना ज़्यादा घुल मिल चुका था कि उसे अभी से ही बहुत मज़ा आ रहा था। तभी नमन ने घर के आगे देखा कि वहाँ गांव के बहुत सारे उसके उम्र के ही लड़के, बच्चे सब इकट्ठा होकर बाहर से उसे देख रहे थे। नमन को ऐसा लगा कि वो पता नहीं उससे बात करेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी नमन ने उसमें से एक सबसे छोटे बच्चे को हाथ का इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और वो बच्चा भी फटाफट उसकी तरफ बढ़कर आ गया। उस बच्चे ने वहां आकर खड़े होकर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा, छोटे मालिक, आप यहाँ पहली बार आए हैं। और ये बात सुनते ही नमन हंसने लगा। उसने उस छोटे प्यारे बच्चे के चेहरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं कोई छोटा मालिक वालिक नहीं हूँ, मेरा नाम नमन है, तुम मुझे नमन भैया कहकर बुला सकते हो। अब इतनी ही देरी थी, वहाँ के सारे लड़के धीरे धीरे करके नमन को घेर कर अब खड़े हो गए। सब अपने अपने बारे में नमन को बताने लगे और वो बच्चे ऐसे थे जैसे कि वो इसी इंतज़ार में थे कि नमन पता नहीं उनसे बात करेगा या नहीं, क्योंकि वो शहर का मॉडर्न लड़का है तो वो गांव वाले बच्चों से बात करना, उनसे घुलना मिलना पसंद भी करता है या नहीं। लेकिन नमन की ये एक पहल
उन लोगों के हिचकिचाहट को दूर भेज चुकी थी। अब थोड़ी ही देर में नमन अपने ग्रुप के बच्चों के साथ भी इतना ज़्यादा घुल मिल चुका था, जो कि अब नमन को और ज़्यादा मज़ा दे रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया गया। उसके भी घर में गाड़ियाँ तो ज़रूर थीं, लेकिन उन गाड़ियों को उस गांव से काफ़ी दूर रखवाया जाता था, क्योंकि काफ़ी समय पहले तक ये एक नक्सलाइट एरिया हुआ करता था और इस जगह पर नक्सलियों का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि आपके घर में जितनी सुविधाएं दिखाई देंगी, सबसे पहले उनका टारगेट आप ही बनेंगे। तो ये सारी सुविधाएं उनके पास होने के बावजूद वो उस गांव में अपनी गाड़ी या कोई भी ऐसी ऐशो आराम की चीज़ें नहीं रखा करते थे। लेकिन उन्होंने मतलब गांव के लोगों ने दूसरे गांव से जाकर उससे भी बड़ी गाड़ी उनके लिए इंतज़ाम की, ताकि वो सारे लोग उस गाड़ी में बैठकर गांव में घूम सकें। अब उन्होंने सबको गाड़ी में बिठाया। सब लोग एक साथ गांव में घूमने के लिए निकल गए और वहां घूमकर लगभग शाम होने ही वाली थी। तब वो सब वापस आ चुके थे और वो खाना खाकर आराम करने के लिए चले गए। ऐसे ही एक दिन बीत चुका था, लेकिन अगले दिन उन्होंने साफ साफ मतलब शुक्ला जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि आज गाड़ी का इंतज़ाम बिल्कुल ना करें। मैं अपने परिवार को पैदल ही गांव घुमाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर उन्होंने गाड़ी का इंतज़ाम नहीं किया। लेकिन नमन ने अपने पापा से ये रिक्वेस्ट की कि वो अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने जाना चाहता है। और फिर नमन अपने दोस्तों के साथ और शुक्ला जी की पत्नी अपने उम्र की मतलब गांव की औरतों के साथ और शुक्ला जी अपने पुराने दोस्त और अपने हम उम्र लोगों के साथ घूमने के लिए निकल गए। लेकिन वो लोग भी शाम होने से पहले वहां पर वापस आ चुके थे। अब वो लोग बैठकर बातें कर ही रहे थे, क्योंकि शुक्ला जी ने आने से पहले नमन से ये बात कही थी कि अगर तुम्हें वो जगह पसंद आएगी तो हम वहाँ रुकेंगे, नहीं तो हम वहाँ से तुम जब कहोगे तब लौट कर आ जाएंगे। लेकिन नमन को तो इतना मज़ा आ रहा था, वो वहाँ और लंबे समय तक रुकना चाहता था। अब कुछ ही दिन में नवरात्रे शुरू होने वाले थे और नवरात्रों की पूजा के लिए इस बार कितने सालों बाद शुक्ला जी वहाँ पर रहने वाले थे। लेकिन वो नमन के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। नमन ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। अब गांव वालों ने, खास करके नमन के दादा दादी ने ये कहा, इस बार यहाँ की माता रानी की पूजा में तुम और तुम्हारी पत्नी ही बैठोगे और तुम्हारा बेटा भी, ताकि माता रानी का खास आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिल सके। और ऐसे ही वो लोग अब नवरात्रे के लिए भी वहाँ रुक चुके थे। लेकिन नवरात्रे की वो धूम और नवरात्रे में माता रानी का वो पंडाल, वो स्थापना, वो पूजा विधि, सब कुछ देखकर अब नमन को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पता नहीं किस जगह पर आ चुका है। गांव का माहौल पूरी तरह से ऐसे बदल चुका था। नमन इन चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा खुश था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। और दादाजी ने एक हिदायत साफ साफ दी थी कि चाहे जो भी हो जाए, सूरज ढलने से पहले पहले हर कोई अपने गांव में मतलब इस बाड़े की सीमा के अंदर प्रवेश हर हाल में कर जाएगा। उसके अलावा क्योंकि अब नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तुम लोगों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस गांव के कुछ नियम हैं। यहाँ चाहे जो भी हो जाए, सूरज ढलने के बाद अगर तुम्हें कोई भी दूर से आवाज़ देकर बुलाए, चाहे वो तुम्हारा जानने वाला हो या फिर ना जानने वाला, तुम कभी भी किसी भी आवाज़ के पीछे नहीं जाओगे। और अगर तुम्हें ये लगता है
कि वो सच में तुम्हारा जानने वाला है। जितने दिन से तुम लोग यहाँ गांव में रह रहे हो, घूम रहे हो, तुम लोगों को आपस में बातें करते, मिलते, बैठते काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि जिसकी भी आवाज़ तुम्हें लग रही है। मतलब मैं आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ। मान लीजिए मैं रूबी जी को आवाज़ दे रही हूँ और रूबी जी मेरे से काफ़ी समय तक मिलकर मेरे साथ रह चुकी हैं, तो मेरे और रूबी जी के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें हो चुकी होंगी जो कि सिर्फ मैं और रूबी जी ही जानते होंगे। तो ऐसे 3 सवाल उस सामने वाले इंसान से, उस आवाज़ से पूछने हैं जो कि आपस में सिर्फ हम दोनों जानते हों, और उन 3 जवाबों के मिलने के बाद ही उस आवाज़ पर भरोसा करना है। अब ये बातें सुनकर नमन को काफ़ी अजीब तो लग रहा था, लेकिन नमन ने इन चीज़ों पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। नवरात्रि के 2 दिन बीत चुके थे और अब आज नमन के सारे दोस्त वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने नमन से कहा, भाई तुमने यहाँ गांव में बहुत सारी चीज़ें देख ली, लेकिन यहाँ पर ना एक जंगल है। उस जंगल में ऐसे ऐसे फलों के पेड़ हैं जो कि यहाँ पूरे गांव में भी नहीं मिलते, और वैसे फल मुझे नहीं लगता कि तुमने इससे पहले कभी देखे या खाए होंगे। तो क्या हम चले जंगल में? और वो दोस्तों के कहने पर उनके साथ जंगल में पहुंच गया। वहां पर पहुंचते ही सारे लड़के फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ चुके थे। नमन तो शहर का लड़का था, इससे पहले पेड़ पर चढ़ने का मौका उसे कहाँ मिला था। नमन ने सबको देखा, बहुत कोशिश की, बार बार उन सब से वो कह रहा था, अरे यार मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। तुम लोग तो सब ऐसे फटाफट पेड़ पर चढ़ गए जैसे कि पेड़ पर ही पैदा हुए हो, अब मैं क्या करूं? लेकिन कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और सब इस तरह से बिजी हो गए फल तोड़कर खाने में कि नमन अपने सामने वाले पेड़ पर लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे कई बार कोशिश करने के बाद नमन भी आखिरकार अब उस पेड़ पर चढ़ चुका था। और फिर उस पेड़ पर चढ़ने के बाद वो सब देखते ही देखते, खाते पीते कब अंधेरा होने वाला था उसे पता ही नहीं चला। बारी बारी सारे लड़के उतरकर तुरंत गांव की तरफ जाने लगे। उन सबको गांव की तरफ जाते हुए देखकर नमन ने उन्हें कई बार आवाज़ दी कि वो पेड़ पर ही है, अब वो उतर नहीं पा रहा, उसे डर लग रहा है। लेकिन शायद किसी तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची और सारे लड़के वहां से जा चुके थे। नमन के देखते ही देखते अंधेरा हो चुका था। अब नमन को काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन नमन क्या कर सकता था। नमन वहीं पेड़ पर चुपचाप दुबक कर बैठा रहा और थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब अजीब से लोगों की आवाज़ें दूर से बातें करती हुई सुनाई देने लगी। नमन ने जब उस तरफ नज़र डाली तो वो बड़े बड़े अजीब से आकार के, जिन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उतनी हाइट इंसानों की नहीं हो सकती। और तो और उनके शरीर की बनावट, उनका डील डॉल काफ़ी अलग था और वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में थे। उनके शरीर पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। वो धीरे धीरे नमन की ही तरफ आगे बढ़ते चले आ रहे थे और वो जंगल के अलग अलग हिस्सों में लगातार लग रहा था जैसे घूम रहे हैं या फिर चक्कर लगा रहे हैं। नमन उनको देखकर अब इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो जिस डाल पर बैठा हुआ था वो उस डाल से अब और ज़ोर से चिपक गया था। वो जो भी आकृति थी वो बार बार दिखती और झिलमिल झिलमिल होकर गायब हो जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिवाली की लाइट्स होती है जो कि जलती बुझती रहती है। वो ठीक उसी तरीके से नमन के आँखों के सामने से
कभी दिखते और कभी गायब होते। नमन बिल्कुल जानता था अच्छे से कि ये इंसान नहीं है। नमन बिना कोई आवाज़ किए वहाँ उस डाली से चिपका ही हुआ था कि तब तक उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। अमन, ये तू है क्या? तू भी पेड़ पे ही फंसा रह गया? मैं गोलू। और ये आवाज़ सुनते ही नमन के सांस में सांस आई कि शायद उसका कोई दोस्त यहाँ इसी बगल के पेड़ पर है। नमन ने भी वैसे ही धीरे धीरे आवाज़ में उसको जवाब दिया। हाँ गोलू, मैं भी फंसा रह गया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ये कौन से अजीब से लोग हैं? तभी गोलू ने कहा, ये लोग तुझे भी दिखाई दे रहे हैं क्या? और नमन ने जवाब दिया, हाँ ये लोग मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इंसान तो नहीं लग रहे। गोलू ने तुरंत कहा, हाँ भाई ये इंसान नहीं है, ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा। या एक काम कर, तू मुझे अपना हाथ दे दे, मैं तुझे अपने वाले पेड़ पर खींच लूँगा। लेकिन नमन को तभी तुरंत अचानक अपने दादाजी की दी हुई हिदायत याद आ गई, क्योंकि उसे गोलू दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गोलू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नमन ने तुरंत ही अपना दिमाग चलाते हुए गोलू से एक सवाल कर दिया। उसने कहा, हाँ तू पागल जैसी बात कर रहा है, मैं तुझे हाथ दूंगा और तू मुझे खींचेगा। पता चलेगा मैं भी गिर गया और तू भी गिर जाएगा। इससे अच्छा चुपचाप तू अपने पेड़ पर बैठा रहे, मैं अपने पेड़ पर बैठा रहूँगा। लेकिन गोलू ने जोर देते हुए कहा, अरे पागल, मेरे अंदर बहुत ताकत है। हम गांव के लोग हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत होती है। तू बस मुझे अपना हाथ दे दे, मैं तुझे तुरंत खींच लूँगा। लेकिन नमन ये बात जानता था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तू पहले ये बता गोलू भाई, तुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे, तब वहाँ नदी के किनारे तूने मुझसे क्या कहा था? और तुरंत ही गोलू वाले आवाज़ में जवाब आई, अरे नमन, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं क्या हमारे बीच की हुई बातें भूल सकता हूँ? तू भी ना नमन, अजीब है। मैं तेरी और मेरे बीच की बात कैसे भूल सकता हूँ? मुझे सब याद है। लेकिन नमन ने अभी भी जोर देते हुए कहा, तो बता क्या बात थी? और गोलू ने इस बात का कोई जवाब ना देते हुए इस बात को टालने की कोशिश की और ये कहा, क्या भाई, तेरे को मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तेरा दोस्त ही हूँ, तू हाथ तो दे दे। लेकिन नमन ने दोबारा एक और सवाल किया। उसने कहा, तुझे याद है जब तेरे पापा तुझे डांट रहे थे और मैं वहाँ पर पहुँचा, तब तेरे पापा तुझे किस बात पर डांट रहे थे? अब गोलू वाली आवाज़ ने फिर से जवाब दिया, अरे गोलू, तू कैसे बात कर रहा है यार? मेरे को सब याद है। मुझे ये बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तू मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो करना, मुझे अपना हाथ दे। धीरे धीरे उस नॉर्मल आवाज़ में गुस्सा झलकना शुरू हो चुका था। लेकिन नमन ने अभी भी उसी बात पर अड़े रहते हुए अपना तीसरा सवाल दाग दिया और उसने एक और बात पूछी। उसने कहा, तू जब मुझसे पहली बार मिला था तो तूने मुझे जो वो मिठाई खिलाई थी उसका नाम क्या है? तब गोलू ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, तू अजीब नहीं कर रहा है? मैं जब बोल रहा हूँ कि तुरंत मुझे अपना हाथ दे दे और इस पेड़ पर आ जा, तो तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? और इस आवाज़ को सुनते ही नमन समझ चुका था कि दादाजी ने जो भी हिदायतें दी थी वो ऐसे ही नहीं थी। यहाँ सच में कुछ न कुछ गलत, कुछ न कुछ गड़बड़ और कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं ना कभी समझा और ना ही मैंने कभी माना। अब नमन चुपचाप और जोर से उस डाली को पकड़कर वहीं पर बैठा रहा। आखिरकार वो गोलू वाली आवाज़ लगातार नमन को अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश करता रहा।
नमन के हाथ में उसके दादाजी ने पहले ही दिन पूजा और कुछ मंत्र फूंक कर एक सुरक्षा धागा बांधा था। वो धागा अभी भी नमन के हाथ में था। अब वो गोली वाली आवाज ने नमन को फिर से नॉर्मल आवाज में उस धागे की मांग करना शुरू किया। उसने कहा, नमन, मुझे वो धागा तो दे दे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वो धागा अपने हाथ में बांध लूँगा, तुम वो धागा मुझे दे दो ना नमन। लेकिन नमन अभी भी टस से मस नहीं हुआ। वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो गोलू की आवाज़ बार बार आ रही थी और वो बार बार उससे वो धागा खुलवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो अब गोलू को ये कहकर बोलने लगा, भाई तू चाहता है कि मुझे कुछ हो जाए, तू ऐसा मत करना, मुझे वो धागा खोलकर दे देना, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने थोड़ी बहुत रोने की एक्टिंग की, गिड़गिड़ाने की एक्टिंग की। वो जिस तरीके से नमन को बहला फुसला सकता था, उसने हर वो कोशिश कर ली, लेकिन नमन टस से मस नहीं हुआ। और तभी वो आकृति, वो जो बार बार दिखती और गायब होती थी, जो बिना कपड़ों की आकृति जंगल के अलग अलग पेड़ों के पास घूम रही थी, आखिरकार वो आकृति अब नमन के पेड़ के नीचे आकर रुक चुकी थी और उसने नमन के पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन एक अजीब सी बात थी, वो नमन के पेड़ को हाथ नहीं लगा रहे थे। ऐसा क्यों? नमन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब जो अगले पेड़ से गोलू की आवाज़ आ रही थी, उसने वापस से एक बार गुस्से में कहा, अब तुझे जो करना है वो कर, अभी नहीं तो कुछ देर बाद उतरेगा तो सही, तब कहाँ जाएगा बच गए। नमन सब कुछ समझ चुका था, डर चुका था, घबरा रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा था। वो चुपचाप इतना कुछ होने के बावजूद भी उसी पेड़ पर चिपका रहा। वो आकृति जो नीचे आकर खड़ी हो चुकी थी, उन लोगों ने बार बार नमन को अब उस पेड़ से उतारने की एक नई तरकीब लगाई। उन्होंने तुरंत ही बगल से एक पेड़ को उखाड़ा और उस पेड़ के सहारे से वो नमन जिस पेड़ पर बैठा हुआ था, लगातार जोर जोर से उस पेड़ को हिलाते जा रहे थे। और वो जिस तरीके से उस पेड़ को हिला रहे थे, थोड़ी ही देर में उन्होंने अब उस पेड़ को गिरा दिया। अभी भी नमन उसी पेड़ के उसी डाली से चिपका हुआ था, जबकि वो जमीन पर पेड़ के साथ गिर चुका था। अब नमन को थोड़ी ही देर में कुछ अजीब सी आवाजें और सुनाई देने लगी, जो कि ऐसी थी जैसे शंख बज रहा हो, घड़ी घंट बज रहा हो और लगातार कुछ लोग उसका नाम पुकार रहे हों। उधर से नमन को रोशनी आती हुई दिखाई दी और उस रोशनी और उन आवाज़ों को सुनकर नमन ने तुरंत आवाज़ लगाते हुए कहा, पापा, दादा, मैं इधर हूँ, मुझे आइए, मैं फंस गया हूँ, इन लोगों ने मुझे घेर लिया है। और नमन की आवाज़ सुनते हुए गांव वालों ने वैसे ही 3 सवाल करके तुरंत कंफर्म किया कि ये सच में नमन है या ऐसी ही कोई चीज़। नमन ने तुरंत उन चीज़ों का जवाब दिया। वो गांव वाले तुरंत ही उसी डायरेक्शन में पहुंच गए जहां से नमन की आवाज़ आ रही थी। वो आकृतियां जो उस गिरे हुए पेड़ के आसपास अभी भी खड़ी थी, वो उनके नज़दीक आते ही गायब हो गईं। अब नमन जितना डरा हुआ था, उसे तो भागकर वहां उनके पास पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन नमन ने ऐसा नहीं किया। नमन ने भी इधर से वैसे ही 3 सवाल पूछकर ये कंफर्म किया कि ये सच में उसके ही जानने वाले लोग हैं या नहीं। और जब वो सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, तब नमन भागकर अपने पिता के पास आया और उनके गले लग गया और वो तुरंत कहने लगा, पिताजी, मुझे घर ले चलिए। लेकिन उसके पिता ने ये भी कहा कि तुम्हारा एक दोस्त गोलू, वो यहीं जंगल में रह गया है। तब तुरंत नमन को ये ख्याल आया कि उसके बगल वाले पेड़ से लगातार
बार बार एक आवाज आ रही थी, कहीं वो सच में गोलू ही तो नहीं था। तब उसने अपने पिता को ये बात बताई। पिताजी, मैं जिस पेड़ पर बैठा था उसके बगल वाले पेड़ से लगातार एक आवाज आ रही थी और वो अपना नाम गोलू ही बता रहा था। कहीं वही तो गोलू नहीं है? तब उसके पिता ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो सच में गोलू था? जैसे वो नीचे सारे लोगों के दांत और आंखें चमक रही थी, वैसे ही उस पेड़ पर बैठे हुए की भी आंखें और दांत चमक रहे थे। वो गोलू बिल्कुल नहीं था और उन्होंने गोलू की थोड़ी देर तक और खोजबीन की। गोलू वहां इसलिए रुक गया क्योंकि जब उसके दोस्त भागकर जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके साथ तो नमन है ही नहीं। बाकी के दोस्त रुकना चाहते थे लेकिन वो डर की वजह से नहीं रुके। लेकिन गोलू, उसने कहा, तुम लोग को जाना है तो तुम जाओ, मैं अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वैसे भी हम लोग सबको पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है, क्या करना है, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं पता। मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और गोलू इसी वजह से लौट कर जंगल में वापस आ गया था। काफी देर खोजबीन करने के बाद भी गोलू का कुछ भी पता नहीं चला और वो सारे लोग लौट कर वापस घर आ चुके थे, ये सोचकर कि वो अगले दिन सुबह जाकर गोलू को ढूंढेंगे। और उन्होंने गोलू को ढूंढना शुरू किया, लेकिन गोलू मिला तो ज़रूर, लेकिन उसकी जो हालत हो चुकी थी वो देखने लायक नहीं थी। गोलू का शरीर पूरी तरीके से चीर फाड़ दिया गया था, उसके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए गए थे और उसकी लाश वहीं जिस पेड़ पर नमन बैठा था उससे थोड़ी दूर पर ही मिली। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे नमन देख भी नहीं सकता था, इसीलिए उसे दिखाया भी नहीं गया। और उसके बाद जब तक नवरात्रे चले तब तक नमन को खास करके माता रानी के पूजा और आरती में शामिल किया गया ताकि उसके मन से ये डर पूरी तरह से निकल जाए। और धीरे धीरे नमन को नॉर्मल करने की कोशिश की गई। नमन को कोई भी बात नहीं बताई गई कि उसने जो भी जंगल में देखा वो क्या था, लेकिन उसके बाद नमन ने घर से निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया था। नवरात्रे खत्म होते होते नमन की तबीयत काफ़ी सुधर चुकी थी। उसके माता पिता उसे लेकर गांव छोड़कर वापस शहर आ चुके थे। उसके बाद वो दोबारा कभी उस गांव की तरफ नहीं गए और नमन ने भी इस बारे में कभी अपने पिता से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन नमन के दिमाग से ये बातें कभी नहीं निकली क्योंकि नमन के दिमाग पर वो एक ऐसा छाप छोड़ गई थी जिसको भूल पाना काफ़ी मुश्किल था। नमन जब एक समझदारी वाले काफ़ी बड़े उम्र में आ चुका था, तब नमन ने इस बारे में जानने की इच्छा अपने पिता के सामने जाहिर की और उसके पिता ने उसे सारी बातें बताई कि बेटा, हमारे गांव में पहले नक्सलाइटों का बहुत प्रकोप था, लेकिन ऐसे ही नवरात्रों की खास पूजा के लिए, क्योंकि वहाँ के जंगल काफ़ी घने, सुनसान और एकांत हुआ करते थे, वहाँ अलग अलग तरह के अलग अलग जगह से तांत्रिक आने लगे जो कि अपनी घोर तपस्या वहाँ पर और तंत्र साधना करने लगे। उसी जंगल में वो जिन जिन भयानक शक्तियों को बुलाया करते थे, वो उसी नवरात्रों के टाइम में उन शक्तियों को रात के वक्त आज़ाद कर दिया करते थे कि वो जाकर बलि लेकर आए। और वो बलि लेने के लिए जब आते थे तो ऐसे ही दूर से आवाज़ें देकर वो लोगों को अपने छल में फंसाकर बुलाते और उन्हें ऐसे ही मार दिया करते थे। और वो जो भी थे वो उनके वजह से, उनके प्रकोप की वजह से वो जंगल अब इतना डरावना हो चुका था कि वो नक्सलाइट भी धीरे धीरे जंगल छोड़कर भाग चुके थे। उसके अलावा तुम जिस पेड़ पर थे, तुमने अगर ये नोटिस किया होगा तो वो खास करके उस पेड़ के पास भी नहीं आ रहे थे। तब नमन को ये बात याद आई। उसने तुरंत कहा, हाँ पापा, ऐसा क्यों?
तब उसके पिता ने बताया, जब वो लोग अपनी साधना करने के लिए किसी जगह को चुनते थे, तब उस जगह को वो अपने तरीके से पवित्र और शुद्ध किया करते थे, क्योंकि ऐसी खूंखार शक्तियां आ तो जाती हैं, लेकिन वो मौका पाते ही आपके ऊपर भी हमला कर सकती हैं। तो उस जगह को वो शुद्ध और पवित्र करके बंधन में करके वहां बैठा करते थे, जिसके वजह से वो शक्तियां उस जगह पर पहुंचकर भी वहां तुम्हें छू नहीं सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और तुम्हारा नसीब अच्छा था, तुम्हारे हाथ में उस रक्षा सूत्र के अलावा तुम ऐसे पेड़ पर बैठे थे जिस जगह पर शायद ऐसे किसी तांत्रिक ने अपनी साधना की और उस जगह को शुद्ध करके उस जगह को बांधा था। इस वजह से तुम इतनी देर तक वहां सुरक्षित रह पाए। लेकिन तुम्हारे दोस्त गोलू की ऐसी किस्मत नहीं थी, इस वजह से वो इतनी बुरी मौत मर गया। अब सारी बात नमन को पता थी और नमन सब कुछ समझ भी रहा था। नमन इन चीज़ों को भूलने की कोशिश आज भी कर रहा है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सबके एक सब्सक्रिप्शन, एक प्यारे से कमेंट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगली बार आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ लेकर आऊँ। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे जो बटन्स दिए गए हैं वहाँ पर एक सपोर्ट करने के लिए थैंक्स का बटन भी है। आप चाहें तो उस तरीके से भी हमें सपोर्ट करके आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।